आज मैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक क्विक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आ जाते हैं और कुछ फॉर्मेटिंग के बारे में बताना है और कुछ लेआउट के इंट्रोडक्शन बताऊँगा। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश है कि आज के ट्यूटोरियल के अंदर जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जितना यूज़ होता है हमारे यहाँ ऑफिस के अंदर वो मैं कवर कर लूँ। तो इसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आपने इस ट्यूटोरियल को देखना किस तरह है। इस ट्यूटोरियल को सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आप इसको HD रिज़ल्ट के अंदर देखें ताकि आपको कुछ दिखाई भी दे। उसके बाद ये है कि इसको देखने के लिए आप मेथड को साथ साथ अप्लाई करें। जो मैं ब्रीफिंग दे रहा हूँ वो आप उसको स्किप ना करें। वैसे देखने में ये आपको काफ़ी मुश्किल लगेगा, लेकिन अगर आप इसको वीडियो की तरह किसी फ़नी क्लिप या मूवी की तरह देखने लग जाएंगे तो फिर ये और भी मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसकी इंटरफेस कुछ ऐसी है, इसके फार्मूलाज इस तरह के कुछ कॉम्प्लेक्स लगते हैं। तो अगर उनको साथ साथ अप्लाई किया जाए तो बेहतर समझ आती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें और जो मेथड्स में फार्मूलाज बता रहा हूँ वो आप साथ साथ अप्लाई करते चले जाएं। और आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को सीरियस लेते हैं, अगर इसको साथ साथ अप्लाई करते हैं मेथड्स, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इतना आ जाएगा जितना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे शख्स को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ आता है। इसके जो फार्मूलाज को अगर आप समझना चाहते हैं तो एक बात आप सुन लें कि 90% लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज नहीं आते। वो सिर्फ डाटा एंट्री करते हैं और कुछ ऐड और सम और लेस माइनस ये फार्मूलाज यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज भी बताने जाऊंगा। और मेरी कोशिश होगी कि वीडियो शॉर्ट और इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें कवर करूं। तो आइए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले इसका ओपन करने का मेथड देख लेते हैं। इसका सबसे पहला मेथड ये है कि आप राइट क्लिक करें, न्यू में जाएं और यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड मेथड हमारे पास ये आ जाता है कि आप विंडो बटन प्रेस करें, यहाँ से जाके आप एक्सेल टाइप करेंगे तो एक्सेल आपके पास ओपन हो जाएगा। थर्ड मेथड ये है कि आप विंडो प्लस R प्रेस करेंगे तो रन का डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे आप एक्सेल टाइप करें EXCEL, एंटर प्रेस करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस हो मेरे और आपके सॉफ्टवेयर में, आप हो सकता है कोई और वर्जन यूज़ कर, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब चीज़ें सेम ही हैं। तो मैं यहाँ से एक ब्लैंक वर्कशीट पे क्लिक कर दूँगा। अब मेरे सामने ये जो पूरी स्क्रीन है इसको विंडो का नाम दिया जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की विंडो है। तो इसमें इसकी इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट हमारे पास ओपन हुआ है जिसके अंदर हमने वर्किंग करनी है, इस तमाम पूरे को हम कहते हैं वर्कबुक। तो सबसे पहले हमारे फाइल को सेव किया जाता है। तो आप यहाँ ऑफिस बटन भी हो सकता है आपके पास शो हो रहा हो, लेकिन फाइल मेन्यू होगा, फाइल पे जाएं, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे हो सकता है आपके पास थोड़ा डिफरेंट शो हो रहा हो, लेकिन एक ही चीज़ है। ब्राउज पे क्लिक करेंगे, जैसा कि मैं इसको डेस्कटॉप पे रख देता हूँ, लेकिन डेस्कटॉप पे चीज़ रखनी नहीं चाहिए, उसकी वजह आप जानते हैं कि डिलीट हो सकती है विंडो अगर करप्ट होती है या कोई इशू होता है ऐसा। तो इस फाइल को आप नाम दे दें माई वर्कबुक। ये था सेव करने का प्रोसीजर, लेकिन एक चीज़ आ जाती है सेव एज़। अब सेव और सेव एज़ में क्या फ़र्क है। अब देखिए कि अगर मैं इसके अंदर कोई भी डाटा एंटर करता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+S, तो फाइल सेव हो जाती है। लेकिन मैंने इस फाइल का एक और डुप्लीकेट बनाना है जिसका मैंने नाम चेंज करना है। अगर ये देखिए इसका नाम है माई वर्कबुक। अगर मैं Ctrl+S प्रेस करता हूँ, ये फाइल में जाके सेव कर देता हूँ तो ये इसी नाम से सेव हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसका नाम से चेंज करना चाहता हूँ तो फाइल पे जाऊँगा, सेव एज़ पे जाऊँगा, फिर ये मेरे से दोबारा से पूछेगा कि आप कौन सी जगह इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। मैं जगह चेंज भी कर सकता हूँ, किसी भी जगह पे इसको सेव कर सकता हूँ और नया नाम दे सकता हूँ। तो इस तरह से सेव एज और सेव में डिफरेंस है। तो अब जो मेरे पास एक फ़ाइल आई है यहाँ पे जो मैंने सेव की थी, इस पूरी फाइल को हम वर्कबुक का नाम देते हैं। और ये जो नीचे आपके पास शीट शो हो रही है इसको हम नाम देते हैं वर्कशीट का। और ये जो प्लस का बटन है इससे नई वर्कशीट आती है। इस और इस शीट में बिल्कुल डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग शीट्स हैं। इस पे जो काम करेंगे वो इस पे डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ तक होगी शीट की बात। अब थोड़ा इंटरफेस की इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये आपको पता है ये क्लोज बटन है, मैक्सिमाइज बटन है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, इन सब को मिलाकर हम एक रिबन कहते हैं। ये एक रिबन बना हुआ है, लड़ी जिसे कहते हैं उर्दू में। तो ये जो एक एक मेन्यू है इसको हम टैब कहते हैं। ये होम टैब है, ये इंसर्ट टैब है, ये पेज लेआउट टैब है। इसके साथ यहाँ पे हमारे पास क्विक बटन्स आ जाते हैं।
जिसमें ये अनडू का है, ये रीडू का है, ये सेव का है और ये क्लोज वगैरह का है। तो इस सॉफ्टवेयर की इंटरफेस में बहुत सी चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेन करने में काफ़ी वक्त लग सकता है, और मैं एक्सप्लेन करूँगा जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको, तो टाइम वेस्ट करने वाली बात नहीं करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो डिस्कस करते हैं। तो ये आप बॉक्स देख रहे होंगे छोटे छोटे, इस एक बॉक्स को कहा जाता है सेल। हमने एक सेल के अंदर डाटा एंटर करना होता है, और ये सेल अगर इस तरह से देखे जाएँ तो इनको कहा जाता है रो यानी हॉरिजॉन्टली, और अगर इनको इस तरह से देखा जाए तो इनको कहा जाता है कॉलम्स यानी वर्टिकली। तो बेसिकली रोज़ और कॉलम्स को मिलाकर बनती है एक वर्कशीट, और जिस वर्कशीट में हमने काम करना होता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे मैं यहाँ पे भी क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसका एड्रेस चेंज हो जाता है। तो बेसिकली ये नेम बॉक्स है, हर सेल का एक एड्रेस होता है। इस वक्त अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इस सेल का नाम है A1, ए यहाँ से लिया गया है, 1 यहाँ से लिया गया। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसका नाम आ जाता है E9, यानी इसका जो टॉप से अगर इसको देखा जाए तो ई है, ई कॉलम के अंदर ये मौजूद है और 9th रो के अंदर मौजूद है। इस तरह से सेल को पहचाना जाता है, इस तरह से सेल की शनाख्त की जाती है, उसको लोकेट किया जाता है। और इस पे कैसे काम करते हैं ये आगे चल के बताऊँगा। तो उसके बाद हमारे पास ये स्क्रॉल बटन आ जाता है जिसके ज़रिए हम स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप कर सकते हैं। फिर जूमिंग की बात आ जाती है और लेआउट की बात आ जाती है। अक्सर हमारे पास एक इशू आ जाता है, वो ये इशू होता है कि हमें समझ नहीं आती कि हमारी वर्कशीट को क्या हो गया, वो व्यू चेंज हो जाता है। तो यहाँ से हम व्यू को ठीक कर सकते हैं। ये पेज लेआउट व्यू आ जाता है और इसके बाद ये आ जाता है नॉर्मल व्यू। जब भी हम डाटा एंटर करते हैं तो नॉर्मल व्यू के अंदर रख के करते हैं, और उसके बाद ये जूम इन जूम आउट का आ जाता है। अगर ये भी ख़राब हो जाता है और ठीक नहीं हो रहा इस तरह करने से, आप यहाँ 86 पर डबल क्लिक करें, इसको यहाँ पे 100 करके ओके कर दें। तो इस तरह से आपके पास वर्कबुक बिल्कुल सेट हो जाती है और आप इस पोजीशन में के डाटा एंटर कर सकते हैं। इसमें हम कुछ डाटा एंट्री का वर्क कर लेते हैं ताकि इसके समझ सकें कि इसमें डाटा एंट्री किस तरह करनी है और फॉर्मेटिंग किस तरह करनी है। जिस भी सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके साइड पे एक बॉर्डर सा आ जाता है, थिक लाइंस आ जाती है। इस सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। तो फर्स्ट सेल को एक्टिव करें और इसके अंदर आपने टाइप करना है, मैं हेडिंग टाइप कर रहा हूँ एक, और मैं कीबोर्ड से नीचे वाला बटन प्रेस करता हूँ तो ये नीचे वाले सेल में आ गया। टैब बटन प्रेस करने से ये नेक्स्ट सेल में जाता है। आइटम टाइप किया, टैब का बटन प्रेस किया, नेक्स्ट सेल में चला गया। यहाँ पे क्वांटिटी, स्टाइल, टाइप, यूनिट कॉस्ट और कॉस्ट। यहाँ कॉस्ट लिखने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो नीचे वाले सेल में आया। एंटर प्रेस करने से नीचे वाले सेल में जाता है, टैब प्रेस करने से नेक्स्ट सेल में, और कीबोर्ड के एरो की से भी इसको चेंज किया जा सकता है सेल। तो मैं यहाँ पे कुछ डाटा एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा, नीचे वाले सेल में जाएगा। अगर आप पुराने सेल में एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने डबल क्लिक करना है, तब ये एडिटेबल हो जाएगा। एडिटिंग करने के बाद एंटर करेंगे तो दोबारा ठीक हो जाएगा। ये डाटा आपको साथ साथ एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सिर्फ देख के भी समझ सकते हैं। इसके बाद हम फार्मूलाज पे काम करेंगे, फंक्शंस पे, वो आपने साथ साथ अप्लाई करने हैं। इसको देख के भी आप समझ सकते हैं कि ये डाटा एंटर हो रहा है। टाइप के अंदर मेटल,
यहाँ तक डाटा एंटर हो गया, ये चीज़ इसके अंदर रह गया। ये शिपिंग चार्जेस 500, 200 और टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखनी है। तो अब इसकी हमने फॉर्मेटिंग करनी है। ये था डाटा एंट्री का प्रोसेस। फॉर्मेटिंग कहते हैं इसको स्टाइलाइज करना, इसको खूबसूरत बनाना ताकि देखने में ये आसानी भी हो इसको देखने में। फॉर्मेटिंग इसलिए की जाती है ताकि देखने में अच्छा लगे और समझने में आसानी हो, यानी आई अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको फॉर्मेटिंग की जाती है। तो ये वो सेल है जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ यूनिक जरूरी प्रतीक, इसके ऊपर मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो ये वो सेल सिलेक्टेड है जिसका मैंने साइज चेंज करना है। तो अब सपोज करें इसका फ़ॉन्ट स्टाइल मैंने रखना है कोई फैंसी सा, जैसे अल्जेरियन होता है। बेशक यहाँ पे सूट नहीं कर रहा, लेकिन एक एग्जांपल है, आप यहाँ पे से और भी चूज़ कर सकते हैं। अब इसका साइज़ आपने इंक्रीज करना है तो इसे सिलेक्टेड है। इसको यहाँ से आपने जाना है होम टैब पर। ये रिबन है व्यूअर्स, यहाँ पे आपने होम टैब पर जाना है। होम टैब पे जाने के बाद यहाँ से ये फ़ॉन्ट ग्रुप है। फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर आपने इस ए पे क्लिक करना है जो फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ कराएगा। इस पर मैं क्लिक करता जाऊँगा, फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता रहेगा। और ये साइज़ 18 है। आप यहाँ से इसको कस्टम साइज़ भी दे सकते हो, खुद से 15 कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। तो इसको 20 कर देते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद ये हेडिंग्स हैं, इनका भी फ़ॉन्ट आपने उसमें और रखना है। उसका एरियल कर लेते हैं, इनको बोल्ड करना है। बोल्ड कहते हैं गाढ़ा करने को। ये होम टैब पर से फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर बी के आइकन पर क्लिक करने से भी बोल्ड हो सकता है, लेकिन आपने कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की है जिससे बोल्ड होता है। कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन होता है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंट्रोल बी से बोल्ड कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है इसका साइज़ एडजस्ट करना। अब जैसे ये शिपिंग चार्जेस इस सेल के अंदर लिखा हुआ है लेकिन अगले सेल के अंदर भी जा रहा है, तो मैं यहाँ ए और बी के दरमियान में उस जगह पे क्लिक करूँगा जहाँ यहाँ पे आप क्लिक करके इसको अपनी मर्ज़ी से मूव करवा सकते हैं। यहाँ तक इसको कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि चार्जेस जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए तो आप इस पर क्लिक करें। होम टैब में अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर है और रैप टेक्स्ट है। इस तरह से भी अगर आप बेहतर समझते हैं, नहीं तो कंट्रोल जी से अनडू करें और वापस इस तरह कर दें और दोबारा यहाँ पे क्लिक करें और बी के दरमियान में इसको ड्रैग करें और यहाँ पे लाके क्लिक बटन छोड़ दें। इस तरह से ये ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप समझते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है ये सेंटर में आनी चाहिए, तो अलाइनमेंट पे जाएंगे। ये अलाइनमेंट में से सेंटर वाला सिलेक्ट करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएंगे। या फिर इनको राइट अलाइन करना चाहते हैं या लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सपोज करते हैं इनको सेंटर में रख लेते हैं या इनको लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे इन सेल्स का साइज़ एडजस्ट कर रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूँ, ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा। ये यूनिट कॉस्ट, इसको भी मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, ये भी ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद अब मैंने इसको बॉर्डर अप्लाई करना है, तो जितने वर्क को मैंने बॉर्डर अप्लाई करना है, जितने एरिया को, इसको मैं आइटम पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके रखूँगा और इसको ड्रैग कराऊँगा। अभी मैंने क्लिक किया हुआ, छोड़ा नहीं है, यहाँ पे मैं क्लिक को छोड़ देता हूँ। अब ये सिलेक्टेड है तो होम टैब के ऊपर आता हूँ, यहाँ से मैं बॉर्डर चूज़ कर सकता हूँ। ये साथ इसके ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ, तो इसके हर तरफ साइडों पे, टॉप पे, लेफ़्ट राइट हर तरफ बॉर्डर आ गए। अभी ये जो हेडिंग है इनको आप सेंटर लाइन कर दें, अब ये एक जैसे नज़र आएंगे। उसके बाद आप इनको कलर कर सकते हैं। ये सब कुछ फॉर्मेटिंग के अंदर आता है। इस तरह से एक हल्का सा कलर इसको दे दें। उसके बाद आप समझते हैं कि शिपिंग चार्जेस के अंदर आगे ये जो लाइंस लगी हुई नहीं आना चाहिए, एक सेल होना चाहिए पूरा, तो मैं सेल को मर्ज कर देता हूँ। तो ये होम टैब के अंदर ही मौजूद है, अलाइनमेंट के अंदर मर्ज सेल्स। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद
टैक्स वाले को भी मर्ज करना है, टोटल अमाउंट वाले को भी मर्ज करना है। तो अब करना ये है कि टोटल कास्ट कैलकुलेट करनी है, वो हम फार्मूले से कर लेते हैं। इस सारे यहाँ पे हम 300 के दरमियान में क्लिक करता हूँ, इसको यहीं से ड्रैग करके मैं नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया और ये अब देखिए सबमिशन का साइन बना हुआ है, ये ऑटो सम करता है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये इसके ऑटोमेटिक इसको ऐड करके 87,000 ले आता है वैल्यू। और अगर आप इसका फार्मूला समझना चाहते हैं मैनुअली तो यहाँ पे एक वैल्यू लिखें 5000, यहाँ पे लिखें 7000। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ फार्मूला जहाँ पे भी होता है वहाँ पे सबसे पहले इक्वल का साइन डाला जाता है, इक्वल टू, ये फार्मूला है ऐड कर, तो एक्सेल के अंदर इसको सम कहा जाता है। यहाँ पे इज इक्वल के बाद आप लिखें सम, सम के बाद आपने ब्रैकेट ऑन करनी है, ब्रैकेट, उसके बाद आपने इसको बताना है कि ये वाला जो सेल है इसके अंदर ऐड करनी है वो वैल्यू जो इस सेल के अंदर मौजूद है। ब्रैकेट क्लोज की, एंटर प्रेस किया तो ये ऐड हो। तो इससे बेहतर ये है कि आप यहाँ पे 2 वैल्यूज़ लिखें, रेंडमली ऐसे लिख लें कुछ भी, और इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इस आइकन पे क्लिक करें, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। अब देख सकते हैं यहाँ पे एक फार्मूला बन गया है इस सेल के अंदर। इस सेल के अंदर वो फार्मूला नहीं, इस सेल के अंदर वैल्यू है, और इस सेल के अंदर वैल्यू नहीं है, फार्मूला है। इस तरह से काम करता है। लेकिन अगर आप इस फार्मूले को समझ नहीं पा रहे हैं तो इसको समझना और भी आसान इस तरह से हो सकता है कि ये आपने वैल्यू एंटर की है 5 और ये है 25, इसके नीचे आपने इन दोनों को ऐड करना है, लेकिन आपको याद नहीं है सम लिखना था या क्या लिखना था। आप इक्वल का साइन डालें, ये मस्ट है। उसके बाद आप इसको मैनुअली बताएं कि ये वाला जो सेल है बीच में प्लस का साइन डालें, इसको प्लस करो उस वैल्यू के साथ जो इस सेल के अंदर मौजूद है। एंटर करेंगे तो ये प्लस कर देगा। लेकिन आप कहते हैं यार इसको प्लस नहीं करना था, मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे क्लिक किया, फार्मूला शो हो रहा है, इसके अंदर सिंगल क्लिक किया, बैक स्पेस दबाया, प्लस का साइन ख़त्म हुआ, मल्टीप्लाई का साइन डाला, एंटर किया, कर दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया वैल्यू। तो ये बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई। इसी तरह मल्टीप्लाई के साइन के चेंज करके आप माइनस कर डालेंगे तो ये माइनस कर देगा। तो इस तरह से फार्मूला अप्लाई किया जाता है और तो बिलियंस ऑफ वैल्यूज़ को विद इन अ सेकेंड कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये बेसिक डाटा एंट्री थी। अभी हम थोड़ा इससे बेहतर वर्क करते हैं ताकि कुछ ज़्यादा समझ सकें आप। और यहाँ फॉर्मेटिंग में एक चीज़ रह गई, ये जो वैल्यू है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आप चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए तो इसको सिलेक्ट करें, क्योंकि इस जगह पर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप वापस जाएंगे होम टैब पर, मर्ज सेल्स पर जाएंगे, मर्ज इन सेंटर, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब आप देखना चाहते हैं कि जो काम मैंने किया है कि वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ, ये प्रिंट होने के बाद कैसा दिखाई देगा, तो आप फाइल पे जाएं, प्रिंट पे जाएं, या प्रिंट प्रीव्यू आपके पास होगा तो ये यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देगा कि ये प्रिंट होने के बाद ऐसा दिखाई देगा। तो यहाँ से अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं शो मार्जिन्स, तो यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपने इसको पेज के सेंटर में रख के प्रिंट करना है या किस तरह से। अब देखिए ये खूबसूरत दिखाई दे रहा है और इस तरह से डॉक्यूमेंट्स प्रिंट किए जाते हैं। और आप समझते हैं कि ये फाइल किसी को भेजनी है आपने, और इसको आपने किसी को सेंड करनी है, तो वो आप एक्सेल के फॉर्मेट में नहीं भेजेंगे, वो PDF में भेजेंगे। तो PDF बनाने के लिए फाइल, सेव एज, डेस्टिनेशन फोल्डर सेलेक्ट करें, सपोज करते हैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, फाइल नेम एंटर करें, उसके बाद यहाँ पे आ जाए, यहाँ से PDF फॉर्मेट सेलेक्ट करें और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये PDF बन जाएगी जो एडिट नहीं की होती। इसमें समझने वाली एक और चीज़ आ जाती है, वो ये है कि यहाँ पे आपने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया है, जब आप प्रिंट करने लगे हैं तो आपको फिर पता चला है, फिर ऑर्डर है आपको कि इसके साथ आपने सीरियल नंबर देना था। अब कैसे ऐड किया जाए, तो आप इस कॉलम पे, फर्स्ट कॉलम पे यहाँ पे राइट क्लिक करें, इंसर्ट पे जाएं और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एक कॉलम ऐड करवा देगा। लेकिन यहाँ पे आप हेडिंग किस तरह देनी है, यहाँ पे मैं लिखूँगा, ये बहुत कमाल की ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से देखें। सीरियल नंबर मैंने लिखा, एंटर प्रेस किया, नीचे आ गया, यहाँ पे मैंने टाइप किया 1 2, बस इससे आगे टाइप नहीं करना। अब यहाँ पे दरमियान में लेके जाएं कर्सर,
प्लस का साइन आया हुआ है, इस तरह से ड्रैग किया, अभी दोनों सिलेक्टेड है। अब ये साइड पे आ जाए, यहाँ पे इसके कोने पे एक छोटा सा डॉट बना हुआ है, नोड कहते हैं इसको। यहाँ पे जब लेके जाते हैं तो प्लस बना हुआ आ जाता है, इस प्लस को क्रॉस हेयर कहा जाता है। जब ये क्रॉस हेयर बन जाएगा तो इसको आपने क्लिक करना है और नीचे तक ले आना है, ये ऑटोमेटिक काउंटिंग कर देगा। या फिर आप कंट्रोल जी करें ताकि वापस अंडू हो जाए, और इसको डबल क्लिक करें तब भी ये अपने आप नीचे तक ले आएगा। लेकिन जो आइटम्स हैं वो यहाँ तक है, आई थिंक हेयर क्रोम तक। इन दो को हम सिलेक्ट करता हूँ और फिर डिलीट प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग हुई भी है, यहाँ पे नहीं हुई। अगर मैं प्रिंट करूँगा तो फिर ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा। इसको भी मैंने ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए अब सीरियल नंबर पे मैं वापस जाऊँगा। मुझे नहीं याद मैंने टेक्स्ट साइज़ कितना रखा था आइटम का, इसको सेंटर अलाइन किया था और पता नहीं क्या क्या किया था। तो मैं आइटम पे आता हूँ, सिंपली यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे एक मतलब क्लिक करता हूँ और दोबारा सीरियल नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। तो जो भी मैंने फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई की थी वो ऑटोमेटिकली कॉपी होकर इस पर अप्लाई होगी। ये बहुत कमाल की ट्रिक है, इसे ज़रूर ट्राई करें। इसकी 2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने इन सबको सिलेक्ट करें और होम टैब के अंदर बॉर्डर पे जाएं और यहाँ पे सिंपली ऑल बॉर्डर्स पहले से ही आया हुआ है, क्लिक करेंगे, ऑल बॉर्डर्स लग जाएंगे। अब फाइल में जाएं, प्रिंट पे जाएं, इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। इसको एडजस्ट करवाना चाहिए, करा सकते हैं। और एक चीज़ जो मुझे पहले बतानी चाहिए थी मैंने नहीं बताई, लेकिन प्रिंटिंग के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि पेज लेआउट टैब के अंदर जाएं। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कि आप किस पेज पे काम कर रहे हैं, इसका साइज़ कितना है। सपोज करें मेरे पेज का साइज़ है लेटर, लेकिन लेटर पेज प्रिंट नहीं किया जाता, ज़्यादातर A4 जो ऑफिस यूज़ होता है वो A4 साइज़ होता है। और उसके अलावा एक ओरिएंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको लैंडस्केप कर सकते हैं आप या पोर्ट्रेट कर सकते हैं। अगर लैंडस्केप कर सकते हैं तो मैं आपको इसको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि लैंडस्केप, ये पेज टेढ़ा हो गया। लैंडस्केप से पोर्ट्रेट करूँगा तो ये वर्टिकल फॉर्म में आ जाता है। तो अब डाटा को डिलीट करना है तो इस सारे को आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, होम टैब के अंदर जाएंगे, लास्ट पे एडिटिंग का ग्रुप है, इसके अंदर आप जाएंगे क्लियर पे और क्लियर ऑल करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जी करें, यहाँ पे आप देखें क्लियर कंटेंट्स भी है, सिर्फ कंटेंट्स डिलीट होंगे, फॉर्मेटिंग जो सेल्स की थी वो उसी तरह है। फिर कंट्रोल जी करें। इसके अलावा आप देख सकते हैं क्लियर फॉर्मेट्स, अगर ये करेंगे तो टेक्स्ट सारे का सारा प्लेन हो जाता है। फिर कंट्रोल जी करें। अब मैंने कंट्रोल जी किया, मुझे लगा जो मैंने कंट्रोल जी किया था, जो पहले मैंने कमांड लगाई थी वही ठीक थी, कंट्रोल जी नहीं करना चाहिए था, तो कंट्रोल वाई करें, वही चीज़ दोबारा अंडू हो जाएगी। तो मैं इस सारे को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल। लेकिन यहाँ पे आके आपको लगता है कि ये जो शिपिंग चार्जेस था, टैक्स था, ये मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करवा दूँ, कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, सपोज करें इनको अनमर्ज करना चाहते हैं तो होम टैब के अंदर ये मर्ज वाला, इसको दोबारा क्लिक करेंगे, अनमर्ज हो जाएगा। इसको फिर से क्लिक किया, अनमर्ज सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, अनमर्ज हो गया। अब ये जो शिपिंग चार्जेस, टैक्स और अमाउंट था मैं कहता हूँ इसको यहाँ पे शिफ्ट करा देता हूँ। कंट्रोल एक्स सेलेक्ट किया, सिर्फ एक बॉक्स में यहाँ पे क्लिक कर लिया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया, ये सारा खुद ब खुद यहाँ पे आ गया। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर्स करेंगे। सपोज करें कोई बॉर्डर आपने रिमूव करना है तो उस केस में क्या करना है, ये आप सारा सिलेक्ट करें। इसको अगर आप यहाँ पे जाके नो बॉर्डर करते हैं तो इसका बॉटम बॉर्डर ख़त्म हो गया, इसका लेफ्ट बॉर्डर ख़त्म हो गया। यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे जाएंगे और इसको आपने बॉटम बॉर्डर देना है। तो ये जो है इनको आपने लेफ़्ट बॉर्डर देना है, लेफ़्ट बॉर्डर। इस तरह से ये बॉर्डर की चेंजिंग आप कर सकते हैं।
अभी प्रिंट प्रीव्यू के अंदर देखें, इस तरह से ही शो होगा। फ्रेंड्स, यहाँ तक जो काम था वो डाटा एंट्री का था, लेकिन अभी एक्सेल के फार्मूला जहाँ पे यूज़ करने की बात आती है तो एक्सेल यूज़लेस है इस मामले में, क्योंकि ये काम तो वर्ड के ऊपर भी हो सकता था। तो इसमें एक्सेल का क्या कमाल है, तो अब आपको दिखाता हूँ एक्सेल का क्या कमाल होता है। तो बेसिकली हम बनाने जा रहे हैं एक रिजल्ट कार्ड, जिसमें ऑटोमेटिक रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, लिखेंगे रोल नंबर, टैब प्रेस किया, नेक्स्ट कॉलम में गया, नेम, फादर नेम, क्लास, दोनों सेल्स को दरमियान में कर्सर रख के सिलेक्ट करें, इसके ऊपर इस क्रॉस हेयर को पकड़ें और नीचे तक ले जाएं जहाँ तक आपको रिकॉर्ड चाहिए, जितने चाहिए। नेम पे रैंडमली कुछ नाम ऐड कर लें। तो एक चीज़ आप नोट कर रहे होंगे कि मैं इसके अंदर फॉर्मेटिंग अभी अप्लाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डाटा एंट्री कर रहा हूँ। तो फॉर्मेटिंग बाद में अप्लाई करने वाली चीज़ है, डाटा एंट्री पहले की जाती है। तो सिर्फ रैंडमली डाटा एंटर करते जाएं। क्लास का मैं इसमें से नहीं रखना चाह रहा, मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो इस पूरे सेल को आप सिलेक्ट करेंगे, पूरे कॉलम को क्लिक करेंगे, डिलीट कर देंगे, तो ये डिलीट हो गया। टेन 50 लिखे हैं, सबके टोटल मार्क्स सेम थे। तो इस क्रॉस हेयर पे मैंने डबल क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। अब वो 10 मार्क्स जो हैं वो सबके डिफरेंट हैं, जैसा कि फिर मुझे याद आता है कि मैंने रिमार्क से पहले ग्रेड ऐड करवाना था। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक आ जाएगा नया, तो यहाँ पे ग्रेड लिखता हूँ, ग्रेड। तो अब मैं चाहता हूँ कि ग्रेडिंग और रिमार्क्स जो हैं, ग्रेडिंग और रिमार्क्स जो ऑटोमेटिक है, इसके साथ साथ परसेंटेज भी मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक है। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपने ये करना है कि सेल के अंदर क्लिक करना है जिसके अंदर परसेंटेज निकालनी है, इक्वल का साइन प्रेस करना है और इसको बताना है कि ये वाली जो सेल है इसको डिवाइड करना है इस सेल के साथ, और एंटर प्रेस कर दें। अगर आपका यहाँ पे 71 नहीं आ रहा तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जर्नल में है। जर्नल से मैंने यहाँ पे इसको बनाया है परसेंटेज में, परसेंटेज से मैंने इसकी वैल्यू कम की है। इसको सिलेक्ट करता हूँ, क्रॉस हेयर पे डबल क्लिक किया, परसेंटेज सब पे अप्लाई होगी, सबकी परसेंटेज निकल आई है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे 10,000 या 1 लाख रिकॉर्ड होंगे, उनकी भी परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये था परसेंटेज का फार्मूला। इससे आगे चलते हैं, ग्रेड निकालना है। तो अब मैं इसको बताता हूँ कि ये मार्क्स कुछ एक जैसे हो गए। अब देखेंगे मैं पीछे वैल्यू चेंज करता हूँ तो आगे खुद ब खुद चेंज हो जाती है। तो मैं थोड़ा डिफरेंस पैदा करने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग करूँगा।
इस तरह से कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। इसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो ग्रेड है वो ऑटोमेटिक आए। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि यहाँ से आगे जो वीडियो है वो आपने साथ साथ मेथड को अप्लाई करना है। वीडियो देखने से आप नहीं समझ पाएंगे, आपके दिमाग में कोई बात नहीं जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, मुश्किल लगेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इक्वल का साइन डालना है और इसको साथ साथ अप्लाई करते हैं। और इक्वल का साइन डालने के बाद आपने इफ़ लिखना है अगर, इसके बाद ब्रैकेट ऑन करनी है और यहाँ पे लिखना है, इसको सिलेक्ट करना है। ये है F3, यानी F3 जो सेल है अगर इसके अंदर जो वैल्यू है इक्वल टू है, बड़ी है, ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ी है या बराबर है 70% के, तो यहाँ पे आना चाहिए ए ग्रेड। उसके ए को जो आपने वो ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। इसके बाद इफ़ जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि इस सेल के अंदर जो वैल्यू है वो बड़ी हो या बराबर हो 60% के, तो यहाँ पे जो मैसेज, यहाँ पे जो आना चाहिए टेक्स्ट वो बी आना चाहिए, तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख दें। इसके बाद इफ़, इसको एक और कंडीशन देते हैं कि ये जो सेल है F3, इसके अंदर जो वैल्यू है वो बड़ी है या बराबर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%। इफ F3 आप टाइप भी कर सकते हैं। F3 के अंदर जो वैल्यू है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 40%, तो यहाँ पे आना चाहिए B। और उसके बाद आखिरी कंडीशन इसको बतानी है कि इफ अगर ये जो सेल है इसकी जो वैल्यू है वो कम हो 40% से, यानी अगर किसी के मार्क्स 40% से कम हो तो तुमने यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है, तुमने डिस्प्ले करना है F, उसका ग्रेड F बताना है। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट्स क्लोज करनी है। ब्रैकेट हमने लगाई कितनी है, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट्स लगाएंगे, 2 3 4 लगाएंगे। जैसे मैं 5वीं लगाऊंगा वो इसको बोल्ड कर देगा, गाढ़ा करके कंफर्म करेगा कि फार्मूला ठीक हो गया, ब्रैकेट्स ठीक हो गई, ये चीज़। अब एंटर करें तो ये ए ग्रेड आ गया। यहाँ से आप इसको पकड़ के भी ड्रैग करवा सकते हैं और डबल क्लिक भी कर सकते हैं इस क्रॉस हेयर पे, तो ये फार्मूला सब पे अप्लाई होगा। ये था ग्रेड का फार्मूला जो ऑटोमेटिक बताता है। इसको आप ड्रैग करके 1000 ऑफ वैल्यूज़ में ले जाएं तो तब भी ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट सेट करके दे देगा। इसके बाद आ जाता है रिमार्क्स। फ्रेंड्स रिमार्क्स के अंदर हमने लिखना है पास या फेल। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो भी ऑटोमेटिक लिखा जाए। मैं किस तरह फेल लिखूँगा किसी के आगे और किस तरह पास लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होंगे, तो फिर इसमें एरर के चांसेस होते हैं। तो मैं इक्वल का साइन डालूंगा फार्मूला स्टार्ट करने के लिए। इफ़ लिखूँगा अगर, तो यहाँ पे इफ़ एंड का फार्मूला है ये। इफ़ और का फार्मूला है। इफ़ और का फार्मूला इस तरह है कि मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि ये जो सेल है इसके अंदर आने वाली वैल्यू इक्वल है ए के, और इसलिए कहा जाता है कि अगर मैं कोमा लगाऊंगा तो ये अगला लॉजिक है, यानी अगर ये बात नहीं है तो फिर ये बात है, या फिर इसके अंदर मौजूद वैल्यू बराबर है इन्वर्टेड कॉमा में बताएं बी के। और का मतलब जैसे उर्दू का लफ्ज़ है या फिर ए या बी, और या फिर इसको बताना है कि ये जो वैल्यू है सेल है इसके अंदर आने वाली वैल्यू अगर तो सी है, यानी ये सब सूरतें जब होंगी तो यहाँ पे तुमने बताना है पास। तो अगर ए बी सी डी ग्रेड है तुमने पास का यहाँ पे टाइप करना है ऑटोमेटिक। तो अभी मैं इसको ये बता चुका हूँ कि अगर ग्रेड ए है बी है सी है, अभी बात मुकम्मल नहीं है, अभी मैं इसको बता रहा हूँ कि अगर ग्रेड ए है बी है सी है या फिर इसमें आने वाला
टेक्स्ट यहाँ पे डी है। तो यहाँ पे यहाँ तक बात मुकम्मल हुई कि अगर फिर से देख लें कि इफ़ यहाँ पे ब्रैकेट ऑन की और यानी मल्टीपल लॉजिक्स दे रहा हूँ। पिछले फार्मूला में और नहीं यूज़ किया था क्योंकि सिंगल लॉजिक था, यहाँ पे और लगाया यानी G3 जो सेल है इसके अंदर ए है, बी है या सी है या डी है। तो इन सब सूरतों में इसको क्लोज़ करके तुमने बताना है, यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करना है पास, और पास में इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ। अदरवाइज तुमने यहाँ पे लिख देना है फेल। फार्मूला को एक बार समझ लीजिए। इफ़ और ब्रैकेट ओपन, यहाँ तक फार्मूले का इससे आगे समझने वाली बात है कि G3 जो सेल है यानी G ये इस तरह से G है और 3 यहाँ से। G3 में ये वाला सेल आ जाता है, सेल का एड्रेस है। G3 जो सेल है इसके अंदर अगर वैल्यू A है, B है, C है, D है तो तुमने इस सूरत में लिखना है पास। और अगर A B C D के अलावा क्या आता है F है, अगर ग्रेड F है तो तुमने बताना है फेल है। तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स क्लोज करनी है। ब्रैकेट हमने ओपन कितनी की थी, एक तो क्लोज भी हुई है ना, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ये बता देगा। एक ही ब्रैकेट चाहिए थी पास, इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, इसने ऑटोमेटिक बता दिया कि ये वाला फेल है और ये वाला पास है। तो ये था रिजल्ट कार्ड बनाने का तरीका। और इसके अंदर हमने 2 फार्मूला सीखे हैं, एक इफ़ का सीखा है और एक इफ़ और का लगाया है फार्मूला। तो ये जो ट्यूटोरियल था इसके अंदर मैंने फॉर्मेटिंग इसके अंदर इतनी नहीं की। आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया कि फॉर्मेटिंग कैसे की जा सकती है। इसको सिलेक्ट करें, ग्रेटर देन का प्रेस करें और इसको यूँ सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसको मर्ज करवा दें, कंट्रोल B करें, बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे सबको सिलेक्ट करें। ये आम चीज़ें ये बंदा छेड़-छाड़ के सीख सकता है, जो सीखने वाली चीज़ है वो फंक्शन है। तो अभी मैं होम टैब के अंदर हूँ, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स करेंगे, सबके सब पे बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। वैल्यूज़ अगर सेंटर में लाना चाहते हैं या राइट लाइन करना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल L किया, ये लेफ्ट, सॉरी इसके अंदर कंट्रोल L नहीं होगा। यहाँ पे आप अलाइनमेंट के होम टैब के अंदर अलाइनमेंट पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सारी लेफ्ट पे चली जाएंगी। इस तरह से अगर आप ये पास फेल जो डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सेंटर में कराना चाहते हैं, सबको सिलेक्ट करेंगे और होम टैब के अंदर अलाइनमेंट में जाके सेंटर पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट सेंटर में डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये मामूली सी चीज़ें ये फॉर्मेटिंग में आसानी से सीखी जा सकती है। इसको सिलेक्ट करना है होम टैब के अंदर, यहाँ से इसको हल्का सा शेडो जैसा कलर दे देना है। यहाँ पे आप F और E और F के दरमियान में जो कर्सर चेंज हो जाता है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये अपने आप इसकी साइज़ को एडजस्ट कर देगा। मैनुअल एडजस्ट करने के लिए इसको क्लिक करके रखेंगे और जहाँ छोड़ेंगे वहाँ तक एडजस्ट कर देगा। गलती होगी इसको ठीक करना है, कंट्रोल Z करें, गलती ठीक हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस था, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस था, ये फार्मूलाज बेसिक फार्मूलाज थे। इससे आगे चल के अब मैं थोड़े कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज बताने लगा हूँ जो काफ़ी टफ है, जो यूट्यूब पे मैंने खुद नहीं देखे, बहुत ही मुश्किल फार्मूलाज हैं, उनको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक क्विक ट्यूटोरियल था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, जिसके अंदर मैंने मैक्सिमम चीज़ें कवर की हैं। अगर आप इसको ध्यान से कर लेते हैं तो आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, कोई भी असाइनमेंट बना सकते हैं और बेसिक फार्मूलाज लगा सकते हैं। इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज आते हैं काफ़ी मुश्किल किस्म के, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंक्लूड करूँगा। और वो मैं इस सूरत में बनाऊँगा कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर कोई रिस्पांस दिया, कोई फीडबैक आई, कोई व्यूज़ मिले, तो उस सूरत के अंदर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। नहीं तो ये ट्यूटोरियल यहीं पे कंप्लीट होता है, एक ही वीडियो के अंदर MS एक्सेल क्लोज़ हो जाता है।